हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था, वाई 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हम इसको क्यों कहते हैं। ओके, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ वाज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपके प्रीवियस 2 क्लासेस में अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे से डाउट ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाना तो अपने ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। 15 से लेकर 20 मिनट से की या उससे ज़्यादा भी आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट हो जाएगी। तो हम इसके साथ चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारा जो बचा हुआ था अब, हाउ वाज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया की कॉलोनियल रूल के अंडर में। ओके, तो आपसे कहते हैं सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कह सकते हैं हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई था। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। बर्थ रेट मतलब क्या होता है, एक साल में कितने बच्चे ने जन्म दिया है उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। एक साल में कितने बच्चों ने जन्म दिया है उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट होता है एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, एक साल पर 1000 के हिसाब से। मान लेते हैं 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है उसको हम कहते हैं डेथ रेट। इस साल मान लेते हैं अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, 1000 में से मान लेते हैं 2 बच्चों की डेथ हो जाती है, छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेथ रेट। बड़े इसमें काउंट नहीं होते हैं, छोटे काउंट होते हैं इसके अंदर। तो हमारा डेथ रेट मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं अगर उनकी एक साल से पहले ही डेथ हो जाती है, बॉर्न होने के बाद एक साल के अंदर ही डेथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है, एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म दिया है, 1000 बच्चों के हिसाब से अगर 1000 बच्चों ने जन्म दिया है। डेथ रेट, जो 1000 बच्चे पैदा हुए थे उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है एक साल के अंदर ही। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई। उस समय तो कह सकते हैं बर्थ रेट ही बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे। एंड दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मर भी रहे थे। 48 to 40 पर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, तो उसमें से अराउंड 48 बच्चों की डेथ हो रही थी एक साल के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। तो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जब हम क्या थे, ब्रिटिश के अंडर रह रहे थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। कहते हैं कि इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल 2 टाइप्स की पॉपुलेशन रहती है, लिटरेट और इलिटरेट। इलिटरेट मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेट जो पढ़े लिखे हैं। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट हमारा उस समय 16% से भी कम था। 16% से लोग भी कम, मतलब कह सकते हैं पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस समय इतना कह सकते हैं एजुकेशन का टाइम नहीं था। तो काफ़ी कम लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। आउट ऑफ दिस कहता है फीमेल लिटरेसी लेवल उनका, तो फीमेल का तो यहाँ तक कि 7% से भी कम था, क्योंकि पहले के टाइम में फीमेल्स को घर के बाहर भेजना अलाउड नहीं था, पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हमारे पर ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था बहुत ज़्यादा कम था, पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे। 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे, और उसमें से भी 16% में से 7% थी खाली गर्ल्स पढ़ी लिखी। 7% थी खाली गर्ल्स पढ़ी लिखी, 9% थे बॉयज़ पढ़े लिखे। ठीक है, 9% बॉयज़, 7% गर्ल्स, टोटल कितना परसेंट हो गया आपका, अराउंड 16। ठीक है, इतने कम लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, इतने ही लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। और इससे ज़्यादा जो हमारी बची 100% में से 16% माइनस करेंगे तो 84% लोग क्या थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ लोग थे वो। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। कह सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, public health facilities were either unavailable to large mass of population or when अवेलेबल वेरी हाई inadequate। कह सकते हैं वहाँ पर ना हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहाँ पर ऐसे कि आसपास साफ़ सुथरा, या गंदगी बहुत थी, मतलब कि पॉपुलर पॉल्यूशन तो ऐसे अभी भी दिल्ली में तो ज़्यादा है,
बट बहुत सारी चीज़ें क्या थी, नेगेटिव चीज़ें थी वो बहुत सारी। और कह सकते हैं हॉस्पिटल्स नहीं थे, मतलब प्रॉपर कह सकते हैं हेल्थ का कोई भी मैनेजमेंट नहीं थी। तो कह सकते हैं जो हमारे पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस समय हमारे पास हेल्थ की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो और थी भी तो बहुत बेकार थी, इतनी अच्छी नहीं थी। अब आपसे कहते हैं हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग द 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव इन अ बर्थ। 1000 के अंदर कितने बच्चों की, एक साल, जैसा हमने जो ऊपर पढ़ा था डेथ रेट के अंदर, जो हमारा थर्ड क्या बोलते हैं आपका डेथ रेट, उसके अंदर भी पढ़ा था। इन्फेंट में क्या होता है, जिसमें देखा जाता है कि एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये उस समय क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई था। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 218 बच्चों की उसी समय के, मतलब कि एक साल के अंदर क्या हो रही डेथ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा था ये। क्यों था ऐसा? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं सही अच्छी नहीं थी, आसपास कह सकते क्लीनेस अच्छी नहीं थी, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे थे, और फिर कोई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी थी नहीं तो बच्चों की डेथ भी हो रही थी। तो कह सकते उस समय क्या था आपका, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था। अब आता आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लीव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो। उस समय कह सकते हैं लोगों की जो लाइफ थी ना, जो लोग जी रहे थे, वो ज़्यादा से लाइफ थी 32 साल, 32 ईयर्स के अंदर लोगों की डेथ हो जाया करती थी। आज के टाइम में फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, 69 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स लोग आज के टाइम में जी जाते हैं। बट उस समय हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, इसी की वजह से लोगों की डेथ हो जाया करती थी, क्योंकि उनको प्रॉपर कह सकते हैं हेल्थ चेकअप होता नहीं था, तो वो कोई भी उनका इलाज नहीं होता था। तो इस वजह से क्या होती थी, उनका ट्रीटमेंट होता नहीं था, वो क्या लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो आपसे कहते हैं कि वहाँ पर क्या था, उस समय 32 साल की उम्र में लोगों की, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाया करती थी। इसलिए कह रहे हैं कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ भी ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करती थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस समय गरीबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कंट्री के अंदर पैसा नहीं था, जो पैसा था ब्रिटिशर्स हमारे से लेकर जा रहे थे। देर वाज नो रिलायबल डेटा डेट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी बट देर इज नो डाउट डेट एक्सटेंसिव पॉवर्टी। बट हाँ ये कह रहे हैं हमारे को नहीं पता कितने लोग मतलब कह सकते हैं पॉवर्टी के अंदर जी रहे थे, हाँ, बट हमारे को इतना तो पता है हमारा डेटा बहुत बड़ा था पॉवर्टी का जो हमारा डेटा था क्या था, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पॉवर्टी में बहुत सारे लोग जी रहे थे, बट हमारे को एक्चुअल डेटा नहीं पता है। बट देर इज़ नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तो पता है कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा पीक पर थी, बहुत हाई पर थी, मतलब इतना समझ आया हमारे को। इसमें पता चला कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ब्रिटिशर के टाइम पर। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कम थे, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, हाई था काफ़ी, लोगों की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं थी। वाइड स्प्रेड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी बढ़ती जा रही थी। अब आता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होते क्या हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आपको पता है लोग 3 चीज़ों में काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट्स, फॉर एग्जांपल फार्मिंग। जब आप कोई सामान को उगाते हो, प्रोड्यूस करते हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर कह लो। सेकेंडरी में क्या होता है, आपने जब मान लेते हैं आपने गन्ना उगाया, वो आपके लिए प्राइमरी है। अब गन्ने से आप चीनी या गुड़ बनाओगे, वो आके आपके लिए सेकेंडरी। अब उस चीनी को फैक्ट्री बनेगी, अब वो चीनी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो किस में आती है आपकी, टर्शरी के अंदर आती है। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर गुड। जब हम क्या करते हैं, एक सामान को जब दूसरे सामान में क्या कर रहे होते हैं, हम चेंज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट शुगर केन इंटू शुगर, जब हम क्या कर रहे होते हैं, शुगर केन को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। और फिर आपका आ जाता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसमें क्या दी जाती है, आपको सर्विसेज दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जब आपकी चीनी बन गई है, चीनी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा आपको, टर्शरी सेक्टर। तो आप टोटल कह सकते हैं हमारे पास ऑक्यूपेशन 3 होते हैं। प्राइमरी, सामान को उगाया जाता है, सेकेंडरी, सामान को बदला जाता है किसी दूसरे स्टेट के अंदर, स्टेट मतलब कि
आपने गन्ने से उसको शुगर में चेंज कर दिया। फिर आपसे कहते हैं थर्ड टर्शरी, उस चीज़ों को अगर तब शहरों तक पहुँचाते हैं। इतना समझ आया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इट मीन्स हमारा जो आसपास का जो इलाका था वो कैसा था। ठीक है, आपसे कहते हैं ट्रैफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज सर्विसेज फैसिलिटीज, क्योंकि जब हमारे को ट्रांसपोर्ट करना है सामान को, जब एक जगह से उस जगह लेके जाना है, उसमें हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। इट मीन्स रोड्स हमारे को अच्छी चाहिए। रोड्स अगर अच्छी नहीं होंगी तो क्या हो सकता है आपका कि मतलब एक सेकेंड, हाँ, अगर आपकी रोड्स अच्छी नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर सकते, सामान को ट्रांसपोर्ट भी आप नहीं कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए आपको रोड्स चाहिए होती हैं। तो उसको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था उस समय, हमारे उस समय रोड्स कैसे थे। पहला आपका आ रहा है roads. The colonial administration could not accomplish much on construction of road due to scarcity of funds. कह सकते हैं हमारे इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि हम रोड पे खर्च कर सके पैसा। खाने के लिए तो पैसे नहीं थे, रोड पे तो हम क्या ही खर्च करेंगे। तो हमारी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रोड क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। The roads that were built primarily served the interests of mobilizing the army and shifting रॉ मटेरियल। तो आपसे कह रहा है उस समय जो हमारी रोड्स थी ना, हमारी रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपसे कहते हैं इसके अंदर द रोड जो हमारी थी ना, डेट वर बिल्ट प्राइमरीली सर्व्ड एज इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। वो रोड बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार थी, इतनी अच्छी नहीं थी, इससे हम सामान को ट्रांसपोर्ट सही तरीके से कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो नहीं पा रहा था, रॉ मटेरियल सही तरीके से पहुँच नहीं रहा था, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा कच्ची थी, मतलब बेकार रोड बनी हुई थी, मेटल रोड नहीं थी, अच्छी रोड्स नहीं थी। तो कह सकते हैं हमारा जो ब्रिटिश रूल था उस समय, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा बेकार थी। सेकेंड आपसे कहते हैं देयर ऑलवेज रिमेन्ड एज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड टू रीच आउट द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब यहाँ तक कि जब बारिशें हुआ करती थी तब भी क्या होता था कि हम जब पानी भर जाया करता था तो रोड्स तो और ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, हम सामान को उस समय ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाते थे। तो कह सकते हैं जब रेनी सीजन तो उस समय हमारी रोड्स और ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, हमारा इतनी अच्छी हमारी कंडीशंस नहीं थी उस समय, हमारे को खाने की कमी हो जाया करती थी क्योंकि खाना इतनी दूर होता था। खाना है तो इधर ही मान लेते हैं, खाना इधर है, आप रहते इधर हो और बीच में रोड है और रोड इतनी अच्छी नहीं है, रोड बेकार है बिल्कुल, उसके अंदर पानी 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 भर गया इसके अंदर बहुत सारा, ठीक है, इसके अंदर पानी भर गया आपका। तो कह सकते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इधर पानी भर गया था, तो सामान को इधर से इधर नहीं ला सकते क्योंकि हमारी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे आपको तो आज के टाइम की तो मेटल रोड हैं, बिल्कुल पक्की रोडें हैं, बट पहले के टाइम पे इतनी पक्की रोडें नहीं हुआ करती थी। फिर आपसे कहते हैं रेलवे कैसी थी हमारी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे अच्छा बस हमारे लिए यही काम कर गए थे ब्रिटिशर्स कि हमारे को रेलवे के बारे में समझा गए थे, हमारे लिए एक रेलवे की इन्वेंशन कर गए थे, रेलवे की उसको वो इंडिया के अंदर 1850 के अंदर इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने रेलवे के बारे में। ओके, रेलवे के बारे में उन्होंने क्या करता है इंट्रोड्यूस करा था 100 साल बाद, पहले हमारे पे राज करा, उसके 100 साल बाद जाकर उन्होंने करा हमारे इंडिया के अंदर इन्वेंशन करी किसकी, रेलवे की। इससे हमारा उन्होंने वैसे अपना ही फ़ायदा देखा था रेलवे से भी कि उनको क्या रहेगा सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने जाने में क्या होगा, आसान होगा। बट फ़ायदा तो हमारा भी हो गया कि हमारे को एक रेल्स के बारे में न्यू चीज़ पता चल गई थी और हमने उसको धीरे धीरे क्या एक्सपेंड कर लिया है। तो बस हमारे लिए ब्रिटिशर्स ये अच्छा काम कर गए थे कि रेल्स के बारे में हमारे को बता गए थे। तो कहते हैं रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेलवे से हम क्या कर सकते हैं, लंबी दूरी हम क्या कर सकते हैं अपनी तय कर सकते हैं, लंबी दूरी हम अपनी क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं रेलवे से। इट ब्रोक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, ये क्या कर देते हैं, जियोग्राफिकल कल्चर बैरियर्स प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। इससे क्या रहता है हम लोग ना आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। मान लेते हैं आप जैसे दिल्ली में रहते हैं और आपके कोई रिलेटिव्स हैं काफ़ी दूर रहते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मान लेते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं। अब महाराष्ट्र से दिल्ली आने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, बट वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी पहले।
जब से कैसे थे ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या करा, हमारे लिए एक अपने लिए वैसे तो रेलवे की इन्वेंशन करी। उनको रेलवे से फ़ायदा क्या था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट वो कर सकते थे। बट वो कह सकते हैं आज के टाइम में रेलवे हमारे काम आ रही है। तो आपसे कहता है, इट एनहेंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपेरेटिव सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक इंडिया। कि आज के टाइम में हम क्या कर पा रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी धीरे धीरे सही होती जा रही है, क्योंकि रेलवे की मदद से क्या कर सकते हैं, सामान को जहाँ पर भी कमी है वहाँ पर सामान को पहुँचाते जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर ऑफ डेवलपिंग। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि अपने लिए क्या करा, उन्होंने रेलवे के साथ साथ वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करे। एयर वाटर ट्रांसपोर्ट से पहले से थे, बट उनको क्या करा, थोड़ा धीरे धीरे करके डेवलप करा इंडिया के अंदर। ठीक है, क्यों, वो सामान को क्या कर सके, इंडिया से दूसरी जगह पर लेकर जा सके। तो आपसे इसमें कहते हैं कि रेलवे के बारे में हमारे एक ब्रिटिश रूल ने हमारे लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करा था रेलवे में, 1850 के अंदर करा था। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकते हैं। और हाँ, वो बता रहे जैसे महाराष्ट्र में अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, आप तो बात ही नहीं कर पाओगे। वो तो अच्छी बात है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपस में क्या हो पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। It enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economy in India। कहते हैं कि इसमें क्या होगा, हमारी एक विलेज की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी, हमारी धीरे धीरे अच्छी होती चलेगी। क्यों, अब तो क्या होने लगे, विलेज के अंदर भी सामान रेलवे के द्वारा सामान को पहुँचाया जाने लगा। लोगों का कह सकते हैं जो खाने की कमी थी वो चीज़ें पूरी होती जा रही थी। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करा था, इन्वेंट नहीं करा था। पहले कह रहा हूँ इन्वेंट, उन्होंने खाली रेलवे इन्वेंट करी थी। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पहले से ही थे, बस उन्होंने क्या करा था, थोड़ा उसको डेवलप करा था इंडिया के अंदर। अपने लिए करा था क्योंकि सामान को क्या कर सकेंगे, वो एक जगह से लेके दूसरी जगह जा पाएंगे वो बाय दी वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। जल्दी से सामान को अपनी इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स के वहाँ पर अपने कंट्री के अंदर सामान को यहाँ इंडिया से अपनी कंट्री में सामान को ले जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने करा था वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डेवलप करा था, एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डेवलप करा था, वाटर और आपके रेलवे को तो उन्होंने क्या करा था, इन्वेंट ही करा था नया नया। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा था, कहते हैं आपसे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह सकते हैं पोस्ट और टेलीग्राफ के आपके सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले के टाइम हुआ करते थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था, इंट्रोड्यूस करा था किस चीज़ को, एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की। जैसे आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, किसी को मतलब किसी थ्रू मीडियम के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। वैसे ही पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ न्यू आया था, इंट्रोड्यूस करा था, बट वो पहले के टाइम में बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ करता था, महंगा पड़ता था। बट आज के टाइम में तो बहुत सस्ता पड़ता है, बट पहले के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्यों ऐसा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की इन्वेंशन करेंगे, जिससे हम इंडिया के पूरे इंडिया पे क्या कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग आ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पोस्टल सर्विस, पब्लिक सर्विस जो होती है कि मतलब कि लोग भी कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता जा रहा था कि लोग भी क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें भी अपना फ़ायदा देखा था कि वो क्या कर सकेगी, इंडिया पर पूरा कंट्रोल कर सकेगी। इसलिए उन्होंने करा था, इस चीज़ को इन्वेंट करा था आपका। नेक्स्ट आपसे कहते हैं, वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों डेवलप करा था इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर, क्यों अच्छा करना चाहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दे रही थी वो। इंडिया के लिए वैसे कुछ तो करा नहीं उन्होंने इंडिया से, बल्कि हमारा रिसोर्सेज लेके गए हैं, बट इंडिया के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या रीज़न था उसके लिए। सबसे पहले द रोड्स वर बिल्ड, इसके लिए क्या बनाई गई थी, रोड्स बनाई गई थी for mobilizing the army within India and for drawing out raw materials
फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट एंड टू सेंड दिस इन टू इंग्लैंड। कहता है कि उस समय क्या था, रोड्स बनाई गई थी, बिल्ट करी गई थी फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया के अंदर एंड ड्राइंग आउट द रॉ मटेरियल। उनका पर्पस, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए अच्छा करा था, रोड्स उन्होंने इसलिए छुपाई थी कि उनको रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, देखो आपको पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, सामान को एक इधर से रॉ मटेरियल इधर से उठाती थी और इंडिया के दूसरे स्टेट में पहुँचाकर कहती थी चलो भाई चलो मैं सामान ले मेरे लिए सामान बनाओ, चलो इधर ये सामान बनाते थे, फिर वो अपने कंट्री में लेकर चली जाती थी। तो वो यहाँ इस सामान को इधर से इधर लाई, सामान बनवाया। ये सामान तभी पॉसिबल जब यहाँ पर अच्छा सा क्या हो, रोड्स हो। तो उन्होंने रोड्स क्या करी थी अच्छे से डेवलप, उन्होंने कर दी रोड्स को अच्छे से कर दिया डेवलप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। सेकेंड, उन्होंने रेलवे को इन्वेंट इसलिए करा था वो क्या कर सके, ये सामान जब यहाँ पर बन जाएगा, इस सामान को रेलवे से नियर बाय तक अपने जितना कंट्री के पास रेलवे के द्वारा ले जा सके उतना ले जाए, फिर उसको एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से अपने कंट्री में सामान को पहुंचा लेगी। तो उन्होंने, अब देखो अगर क्या बोलते हैं सामान को, अगर वैसे ही अगर जैसे कि क्या बोलते हैं बुलो कार्ट उससे लेके जाया जाए नियर बाय तक भी, तो सामान को बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचाने के लिए। इसलिए उन्होंने रेलवे का इन्वेंशन करा, सामान को जल्दी से एक जगह से लेके कहाँ चल जाएगा, दूसरी जगह तक। उन्होंने रेलवेज की पटरियाँ बिछा दी थी, बहुत सारे क्या पेड़ काटे उन्होंने, बहुत सारी जगह क्या कर दी उन्होंने रेलवे के, मतलब रेलवे को बिछाने, रेलवे के पटरियाँ बिछाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी, जंगल में से बहुत सारी ट्रेन्स निकाल दी, बस अपने सामान को पहुंचाना था उनको, तो बस अपना। तो रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली, इनका 3 रीज़न था। पहला रीज़न ये था, ये कंट्रोल सही से करना चाहते हैं इंडिया के ऊपर। इनका ये था कि क्या बोलते हैं, फार्मर को कहते थे तुम मेरे लिए इतना सामान उगाओ और इसमें से तुम इतना सामान लोगे और ये सारा का सारा सामान, बचा हुआ सामान क्या करोगे, आप मुझे पे करोगे और हम क्या करेंगे, तो दूसरी कंट्री में बेचेंगे, ठीक है, दूसरी कंट्री में बेचेंगे इसको हम। बट तो ये भी हो सकता था, क्या था, फार्मर क्या पता है कि एक की जगह थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा इतना एक्स्ट्रा इतना एक्स्ट्रा निकाल ले, बट इतना एक्स्ट्रा वो निकाल नहीं सकती थी वो, क्योंकि उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरा कानून रहता था कि ब्रिटिशर क्या करते थे, जल्दी सामान को यहाँ लेके आते थे, जल्दी से सामान को क्या करते थे, रेलवे द्वारा पहुँचाते थे, और रेलवे के द्वारा जल्दी पहुँचाने के साथ दोबारा रेलवे से आकर इन पर बैठ जाया करते थे कि सामान एक्स्ट्रा तो नहीं निकाल रहे गलती से, ये सामान यहाँ तक कि इंडिया का, फिर भी हमारे पर क्या कर रहे हो, राज कर रहे हैं। तो पूरा पूरा किसका कंट्रोल होता था, हमारे इंडिया का पूरा पूरा कंट्रोल हुआ करता था। नेक्स्ट आपसे कहता है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड। अब इससे क्या कर सकते हैं, वो फॉरेन ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से सामान खरीदते थे, दूसरी कंट्री में बेचते थे, और सामान को थोड़ा जल्दी पहुंचाने के लिए उन्होंने रेलवे इन्वेंट करी थी। रेलवे से क्या होगा, सामान जल्दी से दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा और जल्दी से हम प्रॉफिट्स कमा लेंगे। सामान था ही नहीं इनको खुद का, तो सामान हमारे से खरीदते थे सस्ते दामों पर, और हमारे को क्या करते थे, और वो खुद क्या करते थे, दूसरी कंट्री में महंगे दामों पर बेचा करते थे। और इंडिया का कोई पर्सन मांग लिया करता था सामान, दे तो दिया करते थे उनको, बट उनसे खरीद, इंडिया से खरीदते थे सामान वो 10 रुपये का, तो इंडिया को देते थे सामान, वो वापस सामान देते थे 50 रुपये का, बहुत महंगा एज्यूम करके चल रहे रेट सब, उनको करते थे बहुत काफ़ी महंगा सामान बेचा करते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिशर फ्रंट ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि ब्रिटिशर के लिए बहुत अच्छा काम बन चुका था ये, सामान खरीदना, दूसरी कंट्री बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है कुछ भी। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसकी लगती थी, इंडिया की लगती थी, क्योंकि सामान इंडिया का था, रिसोर्सेज इंडिया के थे, ब्रिटिशर के पास खुद तो कुछ था नहीं, हमारी कंट्री में आते थे, हमारा सामान लेके अपनी दूसरी कंट्री में चले जाया करते थे वो। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हमने देखा था कि क्या इन्वेंट करा था उन्होंने, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन्वेंट करा था, वॉज इंट्रोड्यूस एट हाई कॉस्ट। उस समय उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, क्यों, वो क्या करना चाहते थे, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहते थे, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से बैठे करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने करा था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कि हम क्या कर सके, एक दूसरे से, ये जो आते हैं ना लैंडलाइन फ़ोन जो आते हैं, वो इस तरीके के फ़ोन हुआ करते थे, हम क्या कर सकते थे, तो एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाए, काम करना इजी हो जाए। तो उन्होंने करा था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की भी इन्वेंशन करी थी। आए ना समझ आपको, इसमें हमारे को ये बताया गया था कि हमारी क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी कंट्री में आकर
इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों करा था, ऐसा हमारे लिए तो कुछ नहीं करा उन्होंने, हर सब में देखा उन्होंने अपने लिए करा। रोड्स अपने लक्ष्य करी, सामान एक जगह से दूसरे का पहुंच जाएगा उनका रॉ मटेरियल। रेलवेज एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में बड़े जल्दी तरीके से पहुंच जाएगा, फास्ट का मतलब कह सकते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। एंड फिर क्या था, वो धीरे धीरे के उनका फंड बढ़ता जा रहा था क्योंकि इंडिया का पैसा वो अपने पास रखते जा रहे थे। फिर उन्होंने इन्वेंट कर दिया इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, क्यों क्या कर सकें, दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर सकें। फिर अब कहा जाता है हाउ इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प द इंडियन स्ट्रक्चर। कहते हैं कि हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया मतलब कि कैसे मदद करी, जो हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर था जो पहले था, मतलब कि प्री कॉलोनियल रूल, जब वो हमारे पर उन्होंने राज करा तो उससे पहले जैसा था, उन्होंने ऐसा क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चेंज करा था, हमारे लिए वो कैसे मदद हुई, उन्होंने हमारी मदद कैसे करी, या उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या करा था, ब्रिटिश ने हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे लिए उन्होंने क्या करा था। देखते हैं। पहला, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब धीरे धीरे, पहले तो इंडिया खाली अपने सामान उगाता था, अब सामान किसके लिए उगा रहा था, ब्रिटिश के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश ने वो सामान दूसरी कंट्री में बेचना स्टार्ट कर दिया था, तो अब इंडिया क्या कर रहा था, दूसरों के लिए भी खाना उगा रहा था। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स हो गए थे मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर करने के अंदर। ये हमारे लिए अच्छा था कि चलो हमारे कुछ सिखा के चले गए, काम को जल्दी करना सिखा के चले गए। ऑल दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। हाँ, ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बेकार हो चुका था, बट उन्होंने हमारे को सामान को फिर भी जल्दी जल्दी बनाना सिखा दिया था। बट इन द एब्सोल्यूट टर्म्स देयर वाज अ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन। वो क्या कर पा रहे थे, अपने एरिया को उन्होंने बढ़ा लिया था, एक्सपेंड कर लिया था कि सामान क्या हो सके, जल्दी से एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट हो सके और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ते जा रहे थे। पहले मान लेते हैं जो हमारे पास ज़मीनें हुआ करती थी, पहले इतनी ज़मीन हुआ करती थी, पहले खाली एग्रीकल्चर इतने पे होता था बस, ये सारी की सारी ज़मीन खाली पड़ी रहा करती थी बस ऐसी। फिर धीरे धीरे जब क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इधर सामान उगाया, इधर उगाया, इधर उगाया, और वो सामान बहुत जल्दी उगाया करते थे, जल्दी उगाते थे, जल्दी काटते थे, बहुत जल्दी काम करा करते थे। बिल्कुल जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कोई फसल उग रही है तो काट देते हैं, फिर उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। बट जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल ज़मीन को खाली छोड़ने नहीं दिया। तो हमारे लिए कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लेके आए थे कि हमारे को काम करना सिखा दिया था कि जल्दी जल्दी खेती कैसे उगाई जाती है। सेकंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा कर दिया था। अब वो चले गए तो काम तो हमारे ही आ रहा है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रेलवे जैसा हमारे काम आ रही है अब। डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवेज प्रोवाइडेड cheap and rapid transport system and opened up new opportunity of economic growth and social growth। कहता है उसमें क्या था, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, वो नई नई ट्रांसपोर्टेशन लेके आया था, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे थे, क्या करने के लिए, काम को करने के लिए, कि इससे हमारा काम क्या होता जाता, बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा था आपका। तो इसमें आपसे कहता है आगे, चेक ऑफ फेमाइंस। धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, फेमाइंस, भूखमरी कम होती जा रही थी, रोड्स एंड रेलवेज अच्छी होती जा रही थी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा था। तो हमारे कंट्री के अंदर खाने की कमी कम होती जा रही थी, कि खाने की कमी पूर्ति होती अच्छे से होती जा रही थी, सब लोगों को खाना मिलता जा रहा था। क्यों, खाना इंडिया में था तो सही, बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिशर्स ने अच्छा कर दिया था, करा उन्होंने अपने लिए था, बट हम भी तो वहाँ से सामान लेके जा सकते थे, तो हमारा ही फायदा कर दिया। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, उन्होंने हमारे को एक जरिए सिखा दिए पैसा कमाने का। अब देखो, ब्रिटिशर तो चले गए, अब हमारे पास क्या है, हम हमारे को वो आइडिया देके चले गए कि तुम क्रॉप्स उगाओ, दूसरी कंट्री में बेच सकते हो। वो आइडिया हमारे किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने सिखाया। फूड क्रॉप्स, उन्होंने कैश क्रॉप बना दी चीज़ों को, कि उन्होंने करा था। और दूसरी बात, ब्रिटिश रूल ने हमारी मदद करी थी शिफ्ट फ्रॉम बाटा सिस्टम। पहले के टाइम में चलता था बाटा सिस्टम, सामान के बदले में सामान, वस्तु विनिमय, सामान के बदले में सामान देना, वो धीरे धीरे एक्सचेंज होकर मॉनेटरी में चला गया था। कि उन्होंने क्या करा था कि करेंसी की इन्वेंशन कर दी थी। करेंसी की इन्वेंशन करने से क्या हुआ कि हम क्या कर सकते थे, अब सारी की सारी पेमेंट हम कैश में भी कर सकते थे। कि हम, अब हमारे को जरूरी नहीं है कि सामान पूछने का कि आपको क्या सामान चाहिए तो मैं उनसे डील कर पाऊंगा। मतलब कि बाटर सिस्टम में यही होता है, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आप कहते हो मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे रबड़ चाहिए, और आपके पास रबड़ है, मेरे पास पेंसिल है, दोनों 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 एक्सचेंज कर सकते हैं। बट आपको कुछ और चाहिए, मुझे तो रबड़ चाहिए थी, आप और मेरी डीलिंग हो ही नहीं पाएगी। बट अगर मेरे पास कैश होता, मैं आपसे कैश देके वो चीज़ खरीद लेता, जो आज के टाइम में होता है।
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता जा रहा था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच सर्व्ड एज अ रेडी रेकॉनर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस. धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एफिशिएंट अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाती जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान, उन्होंने कह सकते हैं पॉलिटिकल काम करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे को भी समझाया कि हाँ पॉलिटिकल काम किस तरीके से होता है. उनके जाने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे को पता चल गया कि वो कैसे काम करते थे, हमारे को भी किस तरीके से काम करना है. फिर हमने अपना पहले उनके तरीके से काम करा, फिर धीरे धीरे हमने अपना खुद का माइंड इस्तेमाल करने लगे. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे. और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपने ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है. और आपको उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे आपको मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवानी है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट, अपना नेम, अपना स्कूल नेम, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए. और हाँ, आज का होमवर्क आपका रह गया. आज का होमवर्क आपका ये है, हमने जो आज पढ़ा आपका, एक तो हमने डेमोग्राफी कंडीशन वगैरह पढ़ ली है, ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपके, और आपके उन्होंने हमारे लिए क्या ऑब्जेक्टिव है और उनके लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के लिए क्या था, ये आपको अच्छे से समझना है. इनकी अच्छे से बोल्ड हेडिंग्स, इनके अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल अच्छे से, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. अगर आपको याद करना है, रटना है तो आप रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. छोटी छोटी लैंग्वेज लिखी हुई है इसके अंदर, इसलिए अगर आपको बना बना के लिखना है तो आप बना बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको आज ही इसको याद कर लेना, आज नहीं तो कल तक आपको उसको याद भी करना. तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको इसको ये और ये और अपना प्रीवियस वाले में आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, जो आपका प्रीवियस क्लास होमवर्क दिया था आपको. अगर आपको अपना काम चेक कराना है तो आप मुझे होमवर्क भी सेंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप अपने काम की, मुझे जो भी अपना होमवर्क करा, मुझे आप फोटो बेस में आपको उसको चेक करके आपको जो मिस्टेक्स हैं, कोई जो भी करेक्शंस हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, वो आप आगे से मिस्टेक्स नहीं करना. ओके, तो आप मुझे अपना होमवर्क भी सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.